जी बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं फिनोल्स। हाँ जी, फिनोल्स क्या है? व्हाट आर फिनोल्स? फिनोल्स एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ या किसी एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होता है। ये फिनोल्स एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है। सो जो सिंपलेस्ट हमारे पास फिनोल है वो कौन सी है? सिंपलेस्ट फिनोल ये है कि जब जब बेंजीन रिंग के साथ जब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली एक OH ग्रुप अटैच है, जब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली एक OH ग्रुप अटैच है तो ये एक सिंपलेस्ट फिनोल है। और इस सिंपलेस्ट फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। इस सिंपलेस्ट फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। दिस इज कार्बोलिक एसिड। अच्छा, इसका एक और भी नाम है, इसको हम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। अच्छा, इसका ना एक और नाम है, पुराना नाम है इसका बेंजीनोल। इसको हम बेंजीनोल भी कहते हैं। बेंजीन के साथ OH ग्रुप लग गया तो बेंजीनोल, बेंजीन के साथ OH ग्रुप लग गया तो बेंजीनोल। अच्छा, ये जो फिनोल है ये वर्ड कहां से निकला? ये जो वर्ड फिनोल है ये कहां से निकला? ये फीन, फीन जो है ये बेंजीन का पुराना नाम था। फीन जो है दिस इज ओल्ड नेम ऑफ बेंजीन। फीन इज ओल्ड नेम ऑफ बेंजीन। और बेंजीन के साथ OH लग गया तो दैट इज ओल। सो दिस इज फिनोल। अच्छा, अगर ये हमारे पास एक कंपाउंड हो, बेंजीन के साथ CH2 है तो CH2 के साथ OH लग गया, तो क्या ये फिनोल है? बेंजीन के साथ CH2 है और CH2 के साथ OH लग गया, तो क्या ये फिनोल है? नो, ये फिनोल नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे? तो फिर ये कौन सा कंपाउंड है? इस कंपाउंड को हम एक तो हम कहेंगे कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 ग्रुप लगा हो तो इसको हम बेंजाइल कहते हैं। तो ये बेंजाइल अल्कोहल है। लेकिन ये किस कैटेगरी में आती है? ये अल्कोहल किस कैटेगरी में आती है? एलिफेटिक या एरोमेटिक? तो चूंकि इसमें एरोमेटिक रिंग आ गया तो लिहाजा हम इसको एरोमेटिक अल्कोहल कहेंगे। ये एलिफेटिक अल्कोहल नहीं है, ये एरोमेटिक अल्कोहल है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक रिंग आ गया इसलिए हम इसको एरोमेटिक रिंग एरोमेटिक अल्कोहल कहेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो फिनोल है इसको किसने सेपरेट किया था? इट इज सेपरेटेड बाय रंज इन 1834, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। कोल तार से इसने सेपरेट किया था। अब हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। बेंजीन का नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा हुआ है, तो इसमें नोमेनक्लेचर की बात हम ये करेंगे कि जब एक से ज्यादा OH ग्रुप लग जाए तो फिर क्या होता है। तो ये हमने इसमें 3 पोजीशन आइसोमर्स पढ़े थे। जब बेंजीन रिंग के ऊपर 2 OH ग्रुप लगे हों और दोनों 1 और 2 पे लगे हों तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कैटिकोल। जब बेंजीन रिंग के ऊपर 2 OH ग्रुप लगे हों, एक 1 पे लगा हो एक 3 पे लगा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिजोर्सिनोल। जब बेंजीन रिंग के ऊपर 2 OH ग्रुप लगे हों और 1 4 पे लगे हों तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइड्रोकिनोन। अच्छा, अगर OH के साथ कोई और ग्रुप लगते हैं, लेट्स से मैंने OH के साथ NO2 ग्रुप लगा दिया, तो इसका नाम क्या होगा? हाँ, ये हमने बेंजीन के नोमेनक्लेचर में, नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स में ही हमने पढ़ा था। तो ये OH और नाइट्रो में किसकी प्रेफरेंस ज्यादा है? OH और नाइट्रो में OH की प्रेफरेंस ज्यादा है, तो लिहाजा ये फिनोल है। तो OH को हम पोजीशन 1 कह रहे हैं, ये पोजीशन 2 है, तो 2 पे नाइट्रो लगा हुआ है और ये फिनोल है, तो दिस इज 2 नाइट्रोफिनोल या ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इसका कॉमन नेम होगा। 2 नाइट्रोफिनोल या ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ये इसका कॉमन नेम होगा। अच्छा, OH के साथ जब CH3 लग जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? ये हमने पढ़ा था। OH के साथ जब CH3 लग जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसका जो आयुपैक नेम है, प्रेफरेंस OH की है, तो ये 1 फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, तो 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, तो दिस इज 2 मिथाइल फिनोल। 2 मिथाइल फिनोल, तो 2 मिथाइल फिनोल को हम क्या कहते हैं? दिस इज क्रिसोल, और ये ऑर्थो क्रिसोल है। जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH भी लग जाए, CH3 भी लग जाए, तो ये क्रिसोल है, दिस इज ऑर्थो क्रिसोल। और जब OH के साथ यहां पर हमारे पास 3 नाइट्रो ग्रुप लग जाए तो दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, और इसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, दिस इज पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच है। अच्छा, बेंजीन रिंग का जो कार्बन है उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है? ये जो बेंजीन रिंग का कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बेंजीन रिंग का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो ऑक्सीजन होती है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जब भी ऑक्सीजन, जिस तरह कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसी तरह अगर ऑक्सीजन सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में? हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बना वो किसकी ओवरलैपिंग से बना? ऑक्सीजन का sp3 और कार्बन का sp2। तो sp3 sp2 ओवरलैपिंग से ऑक्सीजन कार्बन में बॉन्ड बना, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में किसके दरमियान ओवरलैपिंग हुई है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, तो ये आपस में ओवरलैप करते हैं, तो ये
इनके दरमियान बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन में sp3s ओवरलैपिंग से। सो ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड एरोमेटिक कार्बन एटम। ऑक्सीजन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है। कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर पोलर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो भी पोलर है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो भी पोलर है। तो लिहाजा इसमें दो पोलर बॉन्ड्स हैं, एक कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर है, कार्बन ऑक्सीजन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। सो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी जो हमारे पास पोलर बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन भी पोलर बॉन्ड है, और ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो चूंकि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सो लिहाजा ये जो कार्बन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो ये शॉर्टर बॉन्ड डिस्टेंस होगी, तो ये शॉर्टर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्टेंस होगा। अगर हम एल्कोहल्स के साथ कंपेयर करें, अगर हम इसको एल्कोहल्स के साथ कंपेयर करें, तो इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो एल्कोहल से कम है, क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड बना रहा है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जो एटम अटैच होगा उसकी भी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड की भी बॉन्ड लेंथ कम होती है और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा जो बॉन्ड है उसकी भी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। अच्छा, अब हम फिनोल्स की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो फिनोल आपके ख्याल में क्या है, फिनोल सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? आपके ख्याल में फिनोल क्या होगा? फिनोल सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? हाँ जी, फिनोल जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। फिनोल जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और ये कलरलेस क्रिस्टलाइन डी लिक्विसेंट सॉलिड है। फिनोल कलरलेस क्रिस्टलाइन डी लिक्विसेंट सॉलिड है। अच्छा जी, अब आपको पता होना चाहिए कि डी लिक्विसेंट सॉलिड किसको कहते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा सॉलिड होता है जो अगर वेपर्स की फॉर्म में मौजूद है, तो अगर वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो वापस अपनी सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। इसको हम कहते हैं डी लिक्विसेंट सॉलिड। कन्वर्ट इनटू सॉलिड, convert into solid after absorbing the moisture. Convert into solid after observing the moisture. और इसकी जो स्मेल होती है इसका एक अपना ऑर्डर होता है, इसका फिनोलिक ऑर्डर होता है, इसकी अपनी एक स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज 41 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट है 41 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल है। और बॉइलिंग पॉइंट है 182 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये पानी में बहुत कम सॉल्युबल होता है, तो उसको हम कहते हैं स्लाइटली सॉल्युबल या स्पेयरिंगली सॉल्युबल। इसको हम कहते हैं स्लाइटली सॉल्युबल या स्पेयरिंगली सॉल्युबल। तो ये स्पेयरिंगली सॉल्युबल है वाटर में, और ये वाटर में डिसॉल्व होकर एक थिक सॉल्यूशन बनाता है, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है। तो आपने फर्स्ट ईयर में एक सोल्यूशन में एक टॉपिक पढ़ा होगा, फिनोल वाटर सिस्टम। फिनोल वाटर सिस्टम। सो फिनोल और वाटर एक दूसरे में कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते, तो दोनों लेयर्स, तो दो सेपरेट लेयर्स बनती हैं हमारे पास। सो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो अल्टीमेट एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब हमारे पास पूरा होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, यानी कि ये कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है, और वो टेम्परेचर होता है 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कंप्लीटली सॉल्युबल अबव 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, जो हम फिनोल इस्तेमाल करते हैं वो लिक्विड स्टेट में इस्तेमाल करते हैं, वो तो हमने फिनोल का सोल्यूशन बनाया होता है। फिनोल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सोल्यूशन हम खुद बनाते हैं। फिनोल को हम लिक्विड स्टेट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बेसिकली हम फिनोल का सोल्यूशन बनाते हैं। अच्छा, ये पॉइजनस होता है। आपने ये जो एंटीसेप्टिक है ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। पहले जो है ये एंटीसेप्टिक के तौर पे भी इस्तेमाल होता था, ये जो है अब डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। सो इट इज पॉइजनस एंड कॉजेस ब्लिस्टर्स ऑन स्किन। ठीक है, और ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है इन वॉशरूम्स एंड हॉस्पिटल्स। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टर है एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल, जिस तरह हम अल्कोहल का एसिडिक बिहेवियर पढ़ते हैं उसी तरह फिनोल का एसिडिक बिहेवियर है, लेकिन फिनोल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो अल्कोहल से ज्यादा होती है। फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज्यादा होती है, और ये बात मैंने पहले भी आपको पढ़ाई है अल्कोहल्स में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एसिड कहते हैं किसको है, व्हाट इज एन एसिड? एसिड वो है जिसको आप पानी में डिसॉल्व करें तो वो प्रोटॉन दे, या जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसको हम एसिड कहते हैं। तो HCl को जब आपने पानी में डिसॉल्व किया तो इसने प्रोटॉन डोनेट किया, इसने प्रोटॉन प्रोवाइड किया। ठीक है, इसने प्रोटॉन प्रोवाइड किया। अब मैंने ये बताया था कि जब ये प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो उसके साथ एक नेगेटिव आयन बनता है, तो ये जो नेगेटिव आयन होता है ये इस एसिड की कॉन्जुगेट बेस होती है। ये जो नेगेटिव आयन बनता है ये इस एसिड की कॉन्जुगेट बेस होती है। अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, अगर इसका जो नेगेटिव चार्ज है अगर इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो ये वापस हाइड्रोजन आयन के साथ नहीं मिलेगा, और ये जो है इसी तरह आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है तो ये वापस हाइड्रोजन आयन के साथ मिलेगा और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा, तो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है इस कॉन्जुगेट बेस का, यानी कि इस नेगेटिव चार्ज का स्टेबल रहना जरूरी है। इट शुड बी स्टेबल। सो अब हम देखते हैं फिनोल में। फिनोल को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये प्रोटॉन डोनेट करता है,
और जब ये प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फेनो ऑक्साइड आयन। इसको हम कहते हैं फेनो ऑक्साइड आयन। तो ये जो फेनो ऑक्साइड आयन है इसका स्टेबल रहना जरूरी है। तो यस, ये फेनो ऑक्साइड आयन स्टेबल है। ये फेनो ऑक्साइड आयन स्टेबल कैसे है? रेजोनेंस की वजह से। अब ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये पूरे बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है, ये पूरे बेंजीन रिंग में फैल जाता है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक जगह पे मौजूद नहीं है। अगर ये चार्ज एक ही जगह पे मौजूद होगा तो ये जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन ये चार्ज जो है अब एक जगह पे मौजूद नहीं है, ये चार्ज स्प्रेड हो गया पूरे बेंजीन रिंग में, जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा, और इस रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। सो होता क्या है कि ये पूरा जो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान आ गया, तो फिर इस कार्बन का एक बॉन्ड ज्यादा हो जाएगा। तो ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर देगा। सो अब क्या हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पर आ गया और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया, और बाकी ये जो दो बॉन्ड्स थे ये एज इट इज हैं, ये जो दो बॉन्ड्स हैं एज इट इज हैं। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि ये जो पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के दरमियान आ गया, तो फिर इस कार्बन का एक बॉन्ड ज्यादा हो गया, तो ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां आ गया था और एक डबल बॉन्ड यहां पर है। अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के दरमियान आ गया, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड ज्यादा हो गया, तो ये कार्बन पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर देगा, तो नेगेटिव चार्ज अब यहां क्रिएट हो गया। सो एक डबल बॉन्ड यहां पर है और एक डबल बॉन्ड यहां पर है और कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। अब क्या होगा कि ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के दरमियान आ जाएगा, तो फिर इस कार्बन का एक बॉन्ड ज्यादा हो जाएगा, तो ये कार्बन पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन को दे देगा, तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और इस तरह ये जो है फिनो ऑक्साइड आयन इस रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो गया। तो इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और हमें पता है कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। सो फिनो ऑक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये जो नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन एटम के ऊपर ये डीलोकलाइज हो गया विद द बेंजीन रिंग। तो अब यहां से आपको समझ में आएगी कि फिनोल ज्यादा एसिडिक क्यों है अल्कोहल से। फिनोल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है? क्योंकि फिनोल की जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू जो अल्कोहल की कॉन्जुगेट बेस है। अल्कोहल में ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, अल्कोहल में ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, ये रेजोनेंस पॉसिबल है फिनोल में। दैट्स व्हाई फिनोल ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। सो ओवरऑल जो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ है, और इसको हम वाटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स में सबसे ज्यादा एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उससे कम एसिडिक है फिनोल, उससे कम एसिडिक है वाटर, और उससे कम एसिडिक है अल्कोहल। लेकिन मैंने आपको अल्कोहल में बताया था कि मेथनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक है। ये मैंने अल्कोहल में आपको बताया था कि जो मेथनॉल है वो वाटर से ज्यादा एसिडिक है, और एथेनॉल और वाटर की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इक्वल है। फिनोल एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है, फिनोल फिनोल है। फिनोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है। फिनोल फिनोल है। अच्छा, लेकिन फिनोल जो है, फिनोल अल्कोहल से तो ज्यादा एसिडिक है, फिनोल अल्कोहल से तो ज्यादा एसिडिक है, लेकिन फिनोल बजाते खुद एक वीक एसिड है। ये इतना वीक एसिड है कि इसका लिटमस पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बलूचिस्तान की बुक में लिखा हुआ है कि ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। ये जो एसिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, और जो बेस होती हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देती हैं। सो फिनोल इज टू वीक टू अफेक्ट द लिटमस पेपर। ये इतना वीक एसिड है कि इसका लिटमस पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान में लिखा हुआ है कि टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो इस तरह की जो कॉन्ट्राडिक्टरी बात होती है वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती। अच्छा, जितने भी एसिड्स होते हैं, एसिड्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके, वो कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करते हैं। लेकिन इसके अंदर एबिलिटी नहीं है कि ये कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करवाए। सो अनएबल टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो इसके अंदर एबिलिटी नहीं है कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करने की और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करवाने की। अच्छा, हर एसिड को हम उसकी Ka वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हर एसिड को हम उसकी Ka वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो Ka वैल्यू हमें बताती है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Ka जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है एसिड का। जिस एसिड की Ka वैल्यू ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसकी Ka वैल्यू कम होगी वो वीक एसिड होगा। सो इसकी जो Ka वैल्यू है वो बहुत कम है, तो इसकी Ka वैल्यू है 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10, 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10। या हम इसको ये भी कहते हैं कि अगर हम इसका नेगेटिव लॉग ले लें तो ये वैल्यू कहलाती है pKa। तो इसकी जो pKa है वो ऑलमोस्ट 10 के इक्वल है, इसकी जो pKa वैल्यू है वो 10 के इक्वल है। अच्छा, Ka और एसिडिक स्ट्रेंथ में इनवर्स रिलेशनशिप है, सॉरी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर Ka वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर Ka वैल्यू कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। लेकिन pKa वैल्यू का और एसिडिक स्ट्रेंथ का इनवर्स रिलेशनशिप है।
एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। तो जिसकी pKa वैल्यू कम होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जब हम Ka का नेगेटिव लॉग लेते हैं, Ka वैल्यू हमें बताती है, ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर का यूनिट है केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां पर हम ये बात पढ़ते हैं कि हर एसिड की एक आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो बताती है कि वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। अगर Ka वैल्यू ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, Ka वैल्यू कम है तो वो वीक एसिड है। इस Ka वैल्यू का जब हम नेगेटिव लॉग लेते हैं तो वो pKa कहलाती है। सो pKa इज नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। सो Ka और pKa का एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ क्या रिलेशनशिप है? अगर Ka वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर Ka वैल्यू कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। लेकिन pKa का एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। सो दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अच्छा, हमें पता है कि जितने भी एसिड्स होते हैं ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवाते हैं, और जो जितने भी एसिड्स होते हैं ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो फिनोल मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, सोडियम फिनो ऑक्साइड। फिनोल सोडियम के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, सोडियम फिनो ऑक्साइड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। ये हम पढ़ेंगे जब हम इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे, वहां पर हम ये रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो फिनोल की जो पीएच है वो 5 और 6 के दरमियान होती है, या तो 5 होगी या 6 होगी, यानी कि जिसकी पीएच ज्यादा होगी वो जरा वीक एसिड होगा, जितनी पीएच कम होती जाएगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। जैसे कि HCl है, HCl की जो पीएच है वो 1 या 2 होती है, तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी पीएच 5 और 6 है, तो यानी कि ये वीक एसिड है। अब जरा हम कुछ डिफरेंट केसेस पढ़ने लगे हैं, और ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा अब आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है। लो भाई, फिनोल तो एसिडिक है, अब आप क्या करने लगे हो? अब आप फिनोल के साथ, अब आप बेंजीन रिंग के साथ कोई और ग्रुप लगाने लगे हो। अब आप बेंजीन रिंग के साथ कोई और ग्रुप अटैच करने लगे हो। सो अब आपने फिनोल के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। अब आपने फिनोल के साथ क्या लगा दिया? नाइट्रो ग्रुप। तो क्या अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई है या ज्यादा हो गई है? और दूसरी तरफ मैंने फिनोल के साथ लगा दिया CH3 ग्रुप, दूसरी तरफ मैंने फिनोल के साथ लगा दिया CH3 ग्रुप। तो क्या अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई है या ज्यादा हो गई है? जरा इस पॉइंट को समझना है अब आपने। लो भी, एक तरफ मैंने फिनोल के साथ NO2 ग्रुप लगा दिया, और एक तरफ मैंने फिनोल के साथ CH3 ग्रुप लगा दिया। सो ये जो NO2 ग्रुप है ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? NO2 क्या है? NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? तो NO2 जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। इसका मतलब है जब ये फिनोल प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब चूंकि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? ये जो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, खींच लेगा। सो क्या होगा? जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो गया, तो लिहाजा वो स्टेबल हो गया। सो अब ये जो है ये फिनोल से ज्यादा एसिडिक हो गया। तो ये जो नाइट्रोफिनोल है ये फिनोल से ज्यादा एसिडिक है, नाइट्रोफिनोल फिनोल से ज्यादा एसिडिक हो गया। तो ये बात आपने याद रखनी है, जब भी फिनोल के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो फिनोल से ज्यादा हो जाएगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल से ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, और एक तरफ मेरे पास है CH3 ग्रुप, एक तरफ मेरे पास है CH3 ग्रुप। तो ये जो CH3 ग्रुप है ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। हमें पता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब फिनोल ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा तो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो और ज्यादा हो जाएगा। इस केस में नेगेटिव चार्ज कम हो गया था और इस केस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो ये कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल हो जाएगी। तो अगर ये अनस्टेबल हो गया तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सो लिहाजा जब भी फिनोल के साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाए तो उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो फिनोल से भी कम हो जाएगी। सो लिहाजा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल से कम होगी। तो जो आपके पास है नाइट्रोफिनोल वो फिनोल से ज्यादा एसिडिक है, और जो आपके पास है मीथाइल फिनोल, जो आपके पास मीथाइल फिनोल है वो फिनोल से कम एसिडिक है। अच्छा, अब यहां पर हम ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशंस को रिलेट करने लगे हैं। अब हम यहां पर ऑर्थो पैरा और मेटा ग्रुप पोजीशंस को रिलेट करने लगे हैं। जी बिल्कुल, वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा कर देगा ना। अब जरा मैं रिलेट करने लगा हूं, अब मैं जरा आपको ये बताने लगा हूं कि ऑर्थो पे ज्यादा इफेक्टिव होता है ये फिनोमिना, या पैरा पे ज्यादा इफेक्टिव होता है या मेटा पे ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब जरा इस पॉइंट को समझना है। OH के साथ NO
टू ग्रुप लग गया, OH के साथ NO2 ग्रुप लग गया। एक मैंने ऑर्थो पे लगा दिया, एक मैंने पैरा पे लगा दिया और एक मैंने मेटा पे लगा दिया। अच्छा, अब आप लोग बताएं मुझे कि जो मैं नाइट्रो लगा रहा हूं, एक में मैं नाइट्रो लगा रहा हूं पैरा पोजीशन पे, एक में मैं नाइट्रो लगा रहा हूं ऑर्थो पोजीशन पे और एक में मैं नाइट्रो लगा रहा हूं मेटा पोजीशन पे, तो कब ज्यादा इफेक्टिव होगा? कब ज्यादा इफेक्टिव होगा? ये हमने पढ़ा था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में, ये बात हमने पढ़ी थी कि ऑर्थो, वैसे तो अगर हम ये बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो ऑर्थो पे अगर होगा तो वो नेगेटिव चार्ज को आसानी से अपनी तरफ खींच लेगा, तो उसकी जो नेगेटिव, उसकी जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबल होगी। और पैरा का डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो पैरा थोड़ा सा दूर है, लेकिन पैरा का भी डायरेक्ट जो है वो कनेक्शन है उस अल्फा कार्बन के साथ, लेकिन मेटा का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। मेटा पे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है अल्फा कार्बन के साथ, तो इसका मतलब है अगर आप ओवरऑल रिलेट करो तो ऑर्थो पोजीशन पे जो नाइट्रो लगना चाहिए, ऑर्थो पे जब नाइट्रो लगेगा तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, उससे कम एसिडिक होगा पैरा वाला, उससे कम एसिडिक होगा मेटा वाला। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन आपने याद करनी है, यहां पर एक एक्सेप्शन आपने याद करनी है कि जब नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे लगता है, जब नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे लगता है तो क्या होता है कि इसमें OH का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और नाइट्रो का ऑक्सीजन, इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो अब इसके लिए प्रोटॉन डोनेट करना जरा मुश्किल हो जाता है, इसके लिए प्रोटॉन डोनेट करना मुश्किल हो जाता है, तो यहां पर ये एक्सेप्शन आपने याद रखनी है कि हमारे पास नाइट्रोफिनोल में पैरा नाइट्रोफिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक है, उससे कम ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और उससे कम मेटा नाइट्रोफिनोल। सो पैरा नाइट्रोफिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक, पैरा नाइट्रोफिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक, उससे कम एसिडिक है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और उससे कम एसिडिक है मेटा नाइट्रोफिनोल। लेकिन नॉर्मली मैंने आपको क्या बताया, ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक होगा, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन आ गई है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अच्छा, अब जरा मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के हवाले से बात करने लगा, अब मैं बात करने लगा हूं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के हवाले से। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया तो फिर क्या होगा? तो ये OH के साथ हमने CH3 ग्रुप लगाना है, OH के साथ हम क्या लगा रहे हैं, CH3 ग्रुप। सो OH के साथ CH3 ग्रुप ऑर्थो पे, OH के साथ CH3 ग्रुप पैरा पे, OH के साथ CH3 ग्रुप मेटा पे। अब जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स की बात आ जाएगी तो फिर ऑपोजिट हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात आ जाएगी तो फिर ऑपोजिट हो जाएगा। तो अब ऑर्थो वाला जो है वो सबसे कम एसिडिक होगा, क्योंकि जो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, तो इसका नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, सो ये सबसे कम स्टेबल होगा, तो ये ज्यादा वीक एसिड होगा। अच्छा, जो पैरा वाला है ये थोड़ा सा दूर हो गया, तो अब नेगेटिव चार्ज जो है वो उससे कम, नेगेटिव चार्ज अब उतना ज्यादा नहीं है जितना ऑर्थो पोजीशन पे था। और जो मेटा वाला है इसका डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है, मेटा वाले का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इसके साथ, तो इसके केस में नेगेटिव चार्ज जरा स्टेबल रहेगा। सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग के केस में ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स के केस में मेटा वाला ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, इनमें से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल, बोथ ए एंड बी। हाँ जी, ये बात अभी हमने पढ़ी, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल में पैरा नाइट्रोफिनोल जो है वो ज्यादा एसिडिक है। वैसे तो ऑर्थो वाले को ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहां पर मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताई है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पैरा नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक है। नहीं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मेटा का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये हमने पढ़ा था ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में, हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा से ही क्यों इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ करते हैं। बेटा मैंने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो उसमें ऑर्थो पे अगर लगेगा तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात होगी तो फिर जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के केस में जब मेटा पे लगेगा तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। बेटा आपने, इसका मतलब है वो बेंजीन का जो टॉपिक है ना वो ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं पढ़ा, वहां पर हमें पता है, वहां पर हमने पढ़ा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और कौन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये बेंजीन के टॉपिक में हमने पढ़ लिया था और वहां पढ़ने के बाद ही हमें पता चल रहा है कि कौन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और कौन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब बात करेंगे फिनोल के प्रिपरेशन की, फिनोल की प्रिपरेशन की। तो फिनोल को हम सबसे पहला मेथड है प्रिपेयर करने का फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, इसको हम डाउस मेथड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको हम डाउस मेथड कहते हैं। तो ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ,
360 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 150 एटीएम प्रेशर पे, 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 150 एटीएम प्रेशर पे। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां से Cl निकलेगा, Cl नेगेटिव निकलेगा, उसकी जगह O नेगेटिव Na लग जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम फिनो ऑक्साइड। और साथ क्या बन गया, ये Cl और ये H आपस में मिलकर HCl बन गया, तो सोडियम फिनो ऑक्साइड और HCl बनेगा। अब यही आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, यही आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और अल्टीमेट ये फिनोल बन जाएगी, अपने आइंस को एक्सचेंज कर लेंगे, NaCl बन जाएगा और साथ OH बन जाएगा। सो ये डाउस मेथड है, क्लोरोबेंजीन से हम फिनोल बना सकते हैं, इसको हम कहते हैं डाउस मेथड। नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H ग्रुप लग जाए, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 320 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 320 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सो इसमें जो है सबसे पहले हमारे पास सॉल्ट बनेगा, तो ये बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, और इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये सोडियम फिनो ऑक्साइड बनेगा। और एक बार सोडियम फिनो ऑक्साइड बन गया, एक बार सोडियम फिनो ऑक्साइड बन गया तो इसको आप HCl के साथ रिएक्ट करवा लोगे तो आपकी फिनोल बन जाएगी और साथ NaCl बन जाएगा। सो वेरी सिंपल कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो पहले जो है वो सॉल्ट बनेगा, फिर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सोडियम फिनो ऑक्साइड बनेगा, और सोडियम फिनो ऑक्साइड को आप HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फिनोल बन जाएगी। नेक्स्ट है फ्रॉम एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। व्हाट इज क्यूमीन? क्यूमीन क्या था जी, बिल्कुल क्यूमीन क्या है, हाँ जी, लाखों साल पहले आपने क्यूमीन पढ़ा था, मिलियन ईयर्स को आपने क्यूमीन पढ़ा है। तो क्यूमीन क्या होता है, जब आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग जाए, बेंजीन रिंग के ऊपर जब आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग जाए तो दैट इज क्यूमीन। तो क्यूमीन की बेसिकली आपने ऑक्सीडेशन करनी है और साथ आपने इसको हीट करना है, तो इसकी आप एसिडिक ऑक्सीडेशन करोगे। सो होगा क्या, सबसे पहले ये होगा कि ये जो आपका सेंटर वाला कार्बन है, इस कार्बन के पास ये दोनों ऑक्सीजन चले जाएंगे, तो इस कार्बन के पास ये दोनों ऑक्सीजन चले जाएंगे और साथ एक हाइड्रोजन भी है, और इस कार्बन के साथ एक ये CH3 है और इस कार्बन के साथ एक ये CH3 है, तो ये आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा। दोनों ऑक्सीजन जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान आ गए। अब आप इसको एसिडिक, क्योंकि एसिडिक ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, तो आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे, HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो यहां से ये एसीटोन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एसीटोन, CH3COCH3, तो ये एसीटोन निकल गया। तो जब एसीटोन निकल गया तो पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया OH ग्रुप, तो वो OH ग्रुप यहां लग जाएगा, तो ये फिनोल बन गई है। तो दिस इज फिनोल। और आखिरी मेथड है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट किसको कहते हैं, जब बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड हो, यानी कि N2 लग जाए, तो ये डाइएजोनियम है। तो दिस इज डाइएजोनियम क्लोराइड, ये है डाइएजोनियम क्लोराइड। तो इसकी आपने करनी है हाइड्रोलिसिस, यानी कि वाटर ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो हाइड्रोलिसिस जब होगी तो आप इसमें से N2 निकाल लें, एक तो ये नाइट्रोजन गैस बनेगी, क्या बनेगी, नाइट्रोजन गैस बनेगी, और यहां से ये H निकला, यहां से ये Cl निकला, तो HCl आपस में, ये H और Cl आपस में मिलकर HCl, और यहां पर OH बच गया था, तो इधर OH बच गया तो ये लग जाएगा यहां पर, जहां से ये N2Cl निकला है, तो ये हमारी फिनोल बन गई है, और साथ N2 बना, साथ HCl बना। सो ये हमारे पास मेथड्स थे फिनोल्स को प्रिपेयर करने के।